नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करूंगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 27। जो ये सेक्शन 27 है ये सेम उसी तरीके से ही है जैसे मैंने आपको सेक्शन 26 बताया था। सेक्शन 26 की अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपको सेक्शन 27 अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो सेक्शन 26 की वीडियो थी वो मैंने 2 पार्ट में बनाई थी। उसमें जो पहला पार्ट था उसमें डैन डिक्लेरेशन के बारे में बताया गया था, और जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट में क्लोज बी से लेकर के क्लोज एच तक वो सभी मैंने क्लोजेस उसमें डिस्कस कर लिए थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पर्सन मर जाता है या फिर कोई मिल नहीं रहा या फिर उसको बुलाने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो सकता है या फिर काफ़ी ज़्यादा डिले हो सकता है, तो उस केस में अगर उसने पहले कोई स्टेटमेंट दी थी तो वहां पर उसकी स्टेटमेंट रेलिवेंट होगी। ये अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको ये पता होगा, ये पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताया। उसी तरीके से जो सेक्शन 27 है ये भी सेम यहाँ पर यही बता रहा है, लेकिन यहाँ पर पार्टीज के विटनेस के बारे में यहाँ पर बात की गई है। अगर किसी विटनेस से पहले कभी स्टेटमेंट कोई दी थी और फिर वो उसके बाद नहीं मिल पा रहा या फिर वो मर चुका है या फिर उसको बुलाने में काफी ज्यादा खर्चा हो सकता है, काफी ज्यादा एक्सपेंस आ सकते हैं उसमें, या फिर उसमें क्या हो सकता है, डिले हो सकता है, कोर्ट के जजमेंट आने में काफी ज्यादा डिले हो सकता है फाइनल ऑर्डर होने में, तो उस केस में ये जो सेक्शन 27 है इसमें रेलिवेंट मान ली जाती है। अब पहले मैं आपको इसकी बेरेक्ट लैंग्वेज बताऊंगा। इसमें कुछ कंडीशंस भी दी गई है। जो इसमें प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो में बताया गया है कि किन केसेस में वो रेलिवेंट मानी जाएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसकी बेरेक्ट लैंग्वेज को। मेरे साथ आप बेरेक्ट लैंग्वेज को ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको ये सेक्शन क्लियर होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। एविडेंस गिवन बाय अ विटनेस, जो भी स्टेटमेंट दी जा रही है वो किसी विटनेस के द्वारा दी जा रही थी किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में। किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में वहां पर जो स्टेटमेंट दी गई थी किसी पर्सन के थ्रू, जो विटनेस था उसने किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में अपनी स्टेटमेंट दी थी, और बिफोर एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय लॉ टू टेक इट इज रेलिवेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग इट। अब यहाँ पर जो ये एविडेंस दी जा रही है किसी विटनेस के थ्रू वो किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में दी जा रही है और वो वहां पर वो रेलिवेंट है जो स्टेटमेंट उसने दी है, या फिर उसको किसी ऑथोराइज्ड बाय लॉ, जिस पर्सन को ऑथोराइज किया गया था कि वहां पर वो उसकी विटनेस लेगा, उसकी स्टेटमेंट वहां पर लेगा, उसके सामने दी गई थी, तो वहां पर वो स्टेटमेंट रेलिवेंट होगी। और इन अ सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग, और जो वो स्टेटमेंट दी गई थी किसी पर्सन के थ्रू वो सब्सिक्वेंट बाद की जुडिशियल प्रोसीडिंग में भी वहां पर वो रेलिवेंट होगी। अगर किसी पर्सन ने दी थी किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में अपनी स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट बाद की सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में भी वहां पर वो रेलिवेंट मानी जाएगी। और इन अ लेटर स्टेज ऑफ द सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग, और बाद की जो लेटर स्टेज होती है, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है उसकी जो बाद की स्टेज होती है उसमें भी वहां पर उसकी स्टेटमेंट को रेलिवेंट मान लिया जाएगा। द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट्स विच इट स्टेट्स, जहां पर वो फैक्ट्स सच्चाई बता रहे हैं, उसके ट्रूथ के बारे में बता रहे हैं, जो केस के सरकमस्टांसेस है वहां पर उसके ट्रूथ बता रहे हैं, जहां पर वो सच है तो वहां पर वो रेलिवेंट मान लिया जाएंगी, तो वो वहां पर वो रेलिवेंट होगी किसी अदर जुडिशियल प्रोसीडिंग में भी जो सेम वहां पर उसी के बेस पर बताए जा रहे हैं। अब इसमें आगे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। जब किसी विटनेस ने अपनी स्टेटमेंट दे दी है और बाद में कब उसकी स्टेटमेंट रेलिवेंट मान ली जाएगी, वो कौन से केसेस होंगे। पहला इसमें पॉइंट बताया गया है व्हेन द विटनेस इज डेड, जब विटनेस मर जाता है ना तो बाद में उसकी जुडिशियल प्रोसीडिंग में वहां पर वो हेल्प मिलती है। उसकी स्टेटमेंट जो उसने दी थी, जब वो मर जाता है विटनेस, तो उसके मरने के बाद भी अगर किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में उसने अपनी कोई स्टेटमेंट दी थी तो बाद की जो सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में उसकी स्टेटमेंट की जो हेल्प पड़ती है वहां पर, तो वो वहां पर मान ली जाएगी। अगर वो मरने के बाद भी वहां पर, मरने से पहले उसने जो भी स्टेटमेंट दी थी किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में। और कैन नॉट बी फाउंड, या फिर वो विटनेस नहीं मिल पा रहा, अगर वो नहीं भी मिल पा रहा तो भी स्टेटमेंट उसकी रेलिवेंट मान ली जाएगी जो उसने पहले कभी दी थी। और इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, या फिर वो इनकैपेबल हो गया। अब इनकैपेबल कैसे हो सकता है, या फिर वो पागल हो गया, दिमाग उससे ठीक नहीं है, अनसाउंड माइंड का हो गया है, या फिर वो पैरालाइज हो गया है, या फिर वो काफी ज्यादा बीमार हो गया है, तो इस केस में वो इनकैपेबल है वहां पर अपनी एविडेंस देने के लिए। अब जो उसने पहले कभी एविडेंस दी थी, अपनी स्टेटमेंट दी थी, तो वहां पर उसकी स्टेटमेंट को रेलिवेंट मान लिया जाएगा। उसकी बाद की जो लेटर स्टेज, जो बाद की स्टेज होती है केस की जुडिशियल प्रोसीडिंग की, उसकी स्टेज में मान लिया जाएगा, या फिर सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में भी वहां पर उसकी स्टेटमेंट को रेलिवेंट मान लिया जाएगा। और इज केप्ट आउट ऑफ द वे बाय द एडवर्स पार्टी। अब यहाँ पर ये एडवर्स पार्टी क्या बता रहा है, किसी अदर पार्टी ने उसको मतलब कि रोका है कि आप यहाँ पर विटनेस नहीं बनिए, यहाँ पर आप स्टेटमेंट मत दीजिए। अब उसने तो पहले कभी दी थी स्टेटमेंट उसी सरकमस्टांसेस में, मतलब कि उसी केस से रिलेटेड उसने पहले कभी दी थी स्टेटमेंट,
तो वहां पर उसकी स्टेटमेंट को पहले कभी जो उसने दी थी वो रेलिवेंट मान ली जाएगी। अगर एडवर्स पार्टी ने उसको रोका है, आप विटनेस मत बनिए, यहां पर अपनी गवाही मत दीजिए यहां पर, तो भी उसकी स्टेटमेंट को रेलिवेंट मान लिया जाएगा, जो उसने पहले कभी अपनी प्रीवियस जो उसने अपनी जुडिशियल प्रोसीडिंग में अपनी स्टेटमेंट दी थी, तो बाद की सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में वो रेलिवेंट हो जाती है। और इफ हिज प्रेजेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंस, ये बता रही है लाइन कि अब किसी जो विटनेस है उस विटनेस को बुलाने में काफी ज्यादा खर्चा हो सकता है, ठीक है, या फिर उसमें काफी ज्यादा डिले हो सकता है केस में, तो उस केस में उसने जो पहले कभी स्टेटमेंट दी थी तो उसकी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में या फिर लास्ट स्टेज जो चल रही है प्रोसीडिंग की, उसमें उसकी स्टेटमेंट को रेलिवेंट मान लिया जाएगा। अगर उसको बुलाने में ज्यादा काफी खर्चा आ सकता है या फिर उसमें काफी ज्यादा डिले हो सकता है उन केसेस में। तो यहां पर ये 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंट के अंडर अगर वो मतलब कि नहीं अपीयर हो पा रहा जो विटनेस है, तो उस केस में उसकी स्टेटमेंट को रेलिवेंट मान लिया जाएगा जो पहले कभी उसने दी थी। अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जो केस के सर्कमस्टांसेस है उसी के अंडर में कोर्ट कंसीडर करेगी उन पॉइंट्स को अनरीजनेबल, मतलब कि जो मैंने आपको 5 पॉइंट ये बताया ना, ये अनरीजनेबल मान लेगी। अगर ये पॉइंट यहाँ पर 5 आ जाते हैं तो उन केस में उसकी स्टेटमेंट को रेलिवेंट मान लिया जाएगा यहाँ पर, अगर किसी विटनेस ने पहले कभी स्टेटमेंट दी थी तो। अब सेक्शन 27 में ही एक प्रोवाइजो दिया गया है, इस प्रोवाइजो में कुछ कंडीशंस बताई गई है कब उसकी स्टेटमेंट को रेलिवेंट माना जाएगा। वो क्या कंडीशंस होगी? प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीडिंग बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। अब यहां पर सेम पार्टीज की बात की गई है। अगर सेम पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट था तो जो उसमें विटनेस ने अपनी स्टेटमेंट दी थी, पहले कभी दी थी, उसके बाद सेम पार्टीज के बीच में फिर से डिस्प्यूट हो जाता है। अब पहले जो किसी ने अपनी स्टेटमेंट दी थी वो स्टेटमेंट वहां पर रेलिवेंट होगी, लेकिन सेम पार्टीज के बीच में होना चाहिए वो डिस्प्यूट। या फिर इसमें दिया गया है रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, अगर पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनमें बाद में डिस्प्यूट हो जाता है और पहले कभी किसी विटनेस ने अपनी स्टेटमेंट दी थी, तो वहां पर उसकी स्टेटमेंट को रेलिवेंट मान लिया जाएगा। अगर वो उसकी स्टेटमेंट की जरूरत पड़ रही है, अगर वो नहीं मिल रहा है या फिर वो मर गया है या फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस आ सकते हैं, उसको बुलाने में डिले हो सकता है, या फिर दूसरी पार्टी ने उसको रोका है कि आप यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट मत दीजिए और पहले उसने दे दी थी, तो उसकी पहले वाली स्टेटमेंट रेलिवेंट होगी। यहाँ पर जो प्रोवाइजो में पहला पॉइंट है, यहाँ पर ये यही बता रहा है सेम पार्टीज के और रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट के बीच में है कोई डिस्प्यूट, तो वहां पर उसकी स्टेटमेंट को रेलिवेंट मान लिया जाएगा जिस विटनेस ने पहले कभी अपनी स्टेटमेंट को दिया होगा। अब दूसरा इसमें पॉइंट बता रहा है दैट द एडवर्स पार्टी इन द प्रोसीडिंग हैड राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन। अब जो दूसरा पॉइंट इसमें ये बता रहा है कि जो पहले उसमें अपनी स्टेटमेंट दी थी किसी विटनेस ने, और उस विटनेस को वहां पर राइट था एडवर्स पार्टी के पास, जो दूसरी पार्टी थी और जो एडवर्स पार्टी थी, तो जिस विटनेस ने वहां पर अपनी स्टेटमेंट दी थी ना, उसको क्रॉस एग्जामिन करने का एडवर्स पार्टी के पास वहां पर राइट था, और वहां पर उसको या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया था या फिर एडवर्स पार्टी ने उसको क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं भी किया हो, लेकिन वहां पर राइट था एडवर्स पार्टी के पास उस विटनेस को एग्जामिन करने का, क्रॉस एग्जामिनेशन करने का, लेकिन वहां पर नहीं भी किया या फिर किया होगा, तो वहां पर उस केस में जो भी वहां पर उसने अपनी स्टेटमेंट दी थी वो रेलिवेंट हो जाएगी। अब मान लीजिए वहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन करने का वहां पर राइट नहीं था, जो एडवर्स पार्टी थी वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकती थी, तो उस केस में यहाँ पर बाद में जो सब्सिक्वेंट वहां पर जुडिशियल प्रोसीडिंग है उसमें अगर वो स्टेटमेंट रेलिवेंट होगी या नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर वहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट था या फिर अपॉर्चुनिटी थी, अपॉर्चुनिटी दी गई थी एडवर्स पार्टी को कि आप इस विटनेस को एग्जामिनेशन कीजिए, क्रॉस एग्जामिनेशन कीजिए, लेकिन वहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन किया होगा या नहीं भी किया होगा, तो उस केस में वो बाद में जब भी वो स्टेटमेंट को यूज किया जाएगा जो भी विटनेस ने दी थी वो रेलिवेंट हो जाएगी वहां पर। अगर दूसरी पार्टी के पास जो एडवर्स पार्टी थी उसने क्रॉस एग्जामिनेशन किया हो या ना किया हो, लेकिन राइट और अपॉर्चुनिटी थी उस पर्सन को क्रॉस एग्जामिनेशन करने की। ये था दूसरा पॉइंट। अब प्रोवाइजो में ही तीसरा पॉइंट है, ये यहां पर बता रहा है द क्वेश्चन इन इशू वर सब्सटेंशियली द सेम इन द फर्स्ट एज इन द सेकंड प्रोसीडिंग। अब यहां पर ये तीसरा पॉइंट ये बता रहा है जो पहले किसी पर्सन ने अपनी स्टेटमेंट दी थी और वहां पर वो क्वेश्चन सेम था, इशू सेम था, जो भी क्वेश्चन वहां पर था, जो वहां पर जिस इशू पर वहां पर स्टेटमेंट दी गई थी वो सेम था, और जब बाद में वहां पर डिस्प्यूट फिर से राइज हुआ जो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट के बीच में, सेम पार्टीज के बीच में, बाद में वो सेम इशू आ रहा है, वहां पर सेम क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। अब जिस विटनेस ने पहले कभी अपनी स्टेटमेंट दी थी
वो स्टेटमेंट बाद में रेलिवेंट होगी, लेकिन वो सेम क्वेश्चन में होना चाहिए, सेम क्वेश्चन इन इशू में होना चाहिए। वो जो भी सेम क्वेश्चन इन इशू निकल कर आ रहा है जो पहले था, ये थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये बता रहा है। ये 3 इसमें कंडीशन है, जिन कंडीशन के अंडर वो रेलिवेंट मान ली जाएगी उसकी स्टेटमेंट को, जो भी विटनेस वहां पर दे रहा था अपनी स्टेटमेंट, जिस विटनेस ने अपनी स्टेटमेंट दी थी पहले। ये थी प्रोवाइजो में 3 कंडीशंस। ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तभी आपको ये सेक्शन 27 अच्छे से क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार फिर से रिवाइंड करके वीडियो को फिर से देखना, और अच्छे से आपको और क्लियर हो जाएगा। अब इसी में ये एक एक्सप्लेनेशन दी गई है। एक्सप्लेनेशन सिंपली यहां पर यह बता रही है, ए क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी शैल बी डीम्ड टू बी अ प्रोसीडिंग बिटवीन द प्रोसिक्यूटर एंड अक्यूज्ड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। अब यहां पर जो प्रोसिक्यूटर है और जो अक्यूज्ड है, इन दोनों के बीच में जो भी प्रोसीडिंग चल रही है ना, वो यहां पर क्या मान ली जाएगी, प्रोसीडिंग मान ली जाएगी। जो जुडिशियल प्रोसीडिंग बीच में चल रही है अक्यूज्ड पर्सन के और प्रोसिक्यूटर के बीच में, मतलब इसको क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी मान लिया जाएगा अगर वहां पर क्या चल रही है, प्रोसीडिंग प्रोसिक्यूटर और अक्यूज्ड के बीच में विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए जो सेक्शन 27 है यहाँ पर ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको एक केस बताना चाहूंगा जो सेक्शन 27 से रिलेटेड ही है। केस का नाम है एम्परर वर्सेस मोहम्मद यूसुफ, 1932 का ये केस है। इस केस में होता क्या है, जो पहले कभी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चली होगी और उसमें क्या हुआ था, उसमें किसी विटनेस ने अपनी गवाही दी थी, अपनी डिपोजिशन दी थी। अब जो विटनेस है उसको डेपोनेंट बोला जाता है, ठीक है। जब भी वो अपनी वहां पर गवाही देता है उसको डेपोनेंट बोलते हैं। उसने अपनी डिपोजिशन दी थी, अपनी गवाही दी थी, वहां पर अपनी स्टेटमेंट जो भी दी थी उसने क्रिमिनल प्रोसीडिंग में दी थी। अब बाद में कोई सिविल सूट चल जाता है सेम पार्टीज के बीच में, या फिर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट में, जो रिप्रेजेंटेटिव थे पार्टीज के, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है। अब वो क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, जो भी पहले क्वेश्चन था, इशू था जो वहां पर, वही सेम सिविल प्रोसीडिंग में आ जाता है। तो वहां पर जो सिविल प्रोसीडिंग में जो स्टेटमेंट रेलिवेंट मान ली जाएगी, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में दी थी बिल्कुल मान ली जाएगी, उसकी स्टेटमेंट को रेलिवेंट माना जाएगा, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन इन इशू सेम निकल कर आ रहा है। जो पहले सेम क्वेश्चन इन इशू कहां पर था, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में था, और सेम क्वेश्चन इन इशू इसमें भी निकल कर आ रहा है जो सिविल प्रोसीडिंग यहां पर चल रही है। तो इस केस में यही कहा गया था कि यहां पर या तो सिविल प्रोसीडिंग में कोई केस चल रहा होगा, वहां पर स्टेटमेंट दी होगी, या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कोई केस चल रहा होगा, वहां पर किसी विटनेस ने अपनी स्टेटमेंट दी होगी, और बाद में अगर कोई भी सिविल या क्रिमिनल में उस स्टेटमेंट की वहां पर जरूरत पड़ जाती है, लेकिन वहां पर क्वेश्चन सेम होना चाहिए, जो वहां पर इशू थे वहां पर वो सेम होने चाहिए वहां पर, और सेम पार्टीज और सेम रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट में वहां पर वो केस होना चाहिए, चाहे वो सिविल हो सकता है चाहे वो क्रिमिनल हो सकता है। मतलब कि पहले सिविल सूट था और बाद में क्रिमिनल प्रोसीडिंग में वहां पर उसकी स्टेटमेंट जरूरत पड़ जाती है, तो वहां पर यूज कर सकते हैं। इस केस में यही बताया गया है। अब जो केस के नीचे आपको दिख रहा होगा, इसको आप पढ़ लेना, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको फिर भी कोई इसमें डाउट होता है। तो अगर आपको फिर भी और कुछ पूछना है तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके कॉल मी 4 ऐप पर मुझसे बात कर सकते हैं। जो कॉल मी 4 ऐप की आईडी है वो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर देख लेना। तो मिलेंगे अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।